आज हमारे सामने 4 ऐसी खबरें हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल अलग लगती हैं। सिडनी में एक दिल दहला देने वाला हमला, केरल में चुनावी उठापटक, सुप्रीम कोर्ट में एक पेचीदा संवैधानिक बहस और प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा। ये सब अलग अलग जगहों की अलग अलग मुद्दों की कहानियां हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसने सबको झकझोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर एक भयानक गोलीबारी हुई और यह हमला हनुका पर्व के पहले ही दिन हुआ, जिससे यहूदी समुदाय में खास तौर पर दहशत है। हमले में कम से कम 16 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक 10 साल की बच्ची भी है और एक 87 साल की महिला जो होलोकॉस्ट से बच निकली थी। पुलिस ने पिता को मार गिराया है और बेटा उनकी हिरासत में है। ये सिर्फ एक हिंसा की घटना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा और खतरनाक पैटर्न छिपा है। पैटर्न? आप किस पैटर्न की बात कर रही हैं? क्या ये हमला अचानक हुआ या इसके कुछ संकेत पहले से मिल रहे थे? यही सबसे चिंता की बात है। ये अचानक नहीं हुआ। हमारे स्रोतों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में पिछले 1 साल में यहूदी विरोधी यानी कि एंटीसेमिटिक घटनाओं में 316% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। यहाँ तक कि इसी साल अगस्त में भी ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर ऐसे हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाकर अपने यहाँ से ईरानी राजदूत को निकाल दिया था। तो माहौल पहले से ही बहुत तनावपूर्ण था। अगर माहौल इतना खराब था तो इसका राजनीतिक असर क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज तो एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सब उनकी बात सुन रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्बनीज की सरकार पर चौतरफा हमला हो रहा है। उनके आलोचक, जिनमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है। खासकर ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी और आलोचक उसी फैसले को इस हमले से जोड़ रहे हैं। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो अपनी सख्त बंदूक नीति के लिए जाना जाता है। 1996 के पोर्ट आर्थर नरसंहार के बाद वहां बहुत कड़े कानून बने थे। क्या वो नाकाफी साबित हुए? हाँ, और यही इस घटना का दूसरा बड़ा पहलू है। उन कानूनों ने दशकों तक बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये हमला दिखाता है कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है। अब सरकार पर दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें समाज में फैल रही कट्टरपंथी विचारधाराओं पर नजर रखनी होगी और दूसरी तरफ अपने बंदूक कानूनों की फिर से समीक्षा करनी होगी। ये घटना एक कड़वा सबक है कि दुनिया के किसी कोने में चल रहा संघर्ष आपके घर तक कैसे पहुंच सकता है। यानी वैश्विक संघर्षों का असर स्थानीय समाज पर पड़ रहा है। ये बंटवारे और ध्रुवीकरण की बात सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं है। चलिए इसी धागे को पकड़कर भारत की राजनीति की ओर चलते हैं। खास तौर पर केरल। वहां के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे आए हैं और वो भी कुछ इसी तरह की सामाजिक और राजनीतिक खींचतान की कहानी कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कड़ी जोड़ रहे हैं। केरल के नतीजे भी एक तरह के शक्ति संतुलन और सामाजिक समीकरणों के बदलने की ही कहानी है। पहली नजर में देखें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के लिए ये एक बड़ी जीत है। ऐसा लग रहा है कि सीपीआईएम वाली एलडीएफ सरकार के खिलाफ 10 साल की सत्ता विरोधी लहर है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में यूडीएफ का पलड़ा भारी है। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? क्या हम इसे बस एक यूडीएफ लहर कह सकते हैं? क्योंकि केरला की राजनीति कभी भी इतनी सीधी नहीं होती। यही तो इसमें दिलचस्प मोड़ है। ये कोई यूडीएफ लहर नहीं थी। अगर हम आंकड़ों को गहराई से देखें तो ये जीत दरअसल मध्य केरल के कुछ खास जिलों जैसे कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम में वामपंथ विरोधी वोटों के एक साथ आने से मिली है। पारंपरिक रूप से जो कैथोलिक, ईसाई और मुस्लिम वोट बैंक बटे हुए थे, वो इस बार एकजुट होकर यूडीएफ के पक्ष में गए। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? जमाते इस्लामी की राजनीतिक पार्टी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से साठगांठ का आरोप लगाया। उन्हें लगा कि इससे वे हिंदू वोटों को अपनी तरफ खींच लेंगे, लेकिन इसका उल्टा असर हो गया। इस आरोप से अल्पसंख्यक वोटरों को लगा कि एलडीएफ उन पर निशाना साध रही है और वो और मजबूती से यूडीएफ के पीछे लामबंद हो गए। समझ गया। तो एलडीएफ का दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। लेकिन इस सब में बीजेपी कहाँ है? मैंने तो सुर्खियां पढ़ी थी कि बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, एक ऐसे राज्य में जहां उनका खाता खोलना भी मुश्किल था। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। बिल्कुल, और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा जटिल हो जाती है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में दशकों बाद लेफ्ट को सत्ता से हटाना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक जीत है। इससे ये संदेश गया है कि बीजेपी अब केरल में एक ऐसी ताकत है जिससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन
लेकिन दूसरी तरफ त्रिशूर में उनका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। याद कीजिए, यहीं से सिर्फ 1 साल पहले केरल से बीजेपी का पहला लोकसभा सांसद चुना गया था। वहां उनसे बहुत उम्मीदें थीं, पर वो खरी नहीं उतरी। तो तस्वीर मिली-जुली है। शहरी इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो रही है, लेकिन कुछ पारंपरिक गढ़ों में वो कमजोर भी हुई है। तो कुल मिलाकर केरल का ये नतीजा किसी एक पार्टी के लिए साफ संदेश नहीं है, बल्कि सबके लिए एक चेतावनी है। एलडीएफ को अपने गढ़ बचाने की चिंता है, यूडीएफ को इस बढ़त को बनाए रखने की चुनौती है, और बीजेपी को ये सोचना है कि शहरी जीत को पूरे राज्य में कैसे फैलाया जाए। यहां भी शक्ति का संतुलन लगातार बदल रहा है। एकदम सही। ये सत्ता के संतुलन की ही लड़ाई है। और सत्ता के संतुलन की इस लड़ाई की बात करें तो इससे बड़ा अखाड़ा और क्या हो सकता है जो केंद्र और राज्यों के बीच चल रहा है। और ये हमें हमारे अगले विषय पर लाता है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जो भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर की बुनियाद को हिला सकता है। ये मामला राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा है। हाँ, ये एक बहुत ही पेचीदा और महत्वपूर्ण मामला है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। इसी साल अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल केस में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल राज्य विधानसभा से पास हुए बिलों को अनिश्चित काल तक अपनी जेब में नहीं रख सकते। कोर्ट ने एक समय सीमा तय कर दी थी और कहा था कि अगर राज्यपाल उसका उल्लंघन करते हैं तो अदालतें दखल दे सकती हैं। उस वक्त तो इसे राज्यों की एक बड़ी जीत माना गया था, है ना, कि चुनी हुई सरकार की इच्छा को एक नियुक्त किया और राज्यपाल रोक नहीं सकता। बिल्कुल, उसे राज्यों की विधायी सर्वोच्चता की जीत के तौर पर देखा गया। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। राष्ट्रपति ने इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, जिसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। और इस रेफरेंस का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एक नई राय दी है जो पिछले फैसले से बिल्कुल अलग लगती है। अच्छा, नई राय में ऐसा क्या कहा गया है? नई राय में 2 बड़ी बातें हैं। पहली, पीठ ने कहा कि संविधान में राज्यपाल के लिए बिलों पर फैसला लेने की कोई समय सीमा शाब्दिक रूप से नहीं लिखी है। और दूसरी, जो ज्यादा चिंताजनक है, पीठ ने कहा कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में इतनी लोच या फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो बिलों पर सहमति देने में देरी कर सकते हैं। 1 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम वापस उसी स्थिति में आ गए जहां राज्यपाल बिलों को महीनों या सालों तक लटका सकते हैं? विश्लेषक इसे संवैधानिक ब्लैक होल कह रहे हैं। ये सुनने में बहुत गंभीर लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है कि एक चुनी हुई सरकार द्वारा पास किया गया कानून बस गायब हो सकता है? आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, ब्लैक होल। ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। इसे ऐसे समझिए, राज्य सरकार ने मेहनत करके एक बिल पास किया और राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अब नई राय के मुताबिक राज्यपाल उस बिल पर न हाँ कहें न ना कहें और उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लें। वो बिल बस एक अंधेरे गड्ढे में समा गया। न तो वो कानून बना, न ही वो खारिज हुआ, वो बस गायब हो गया। लेकिन संविधान में तो ये व्यवस्था है कि अगर राज्यपाल बिल लौटाते हैं और विधानसभा उसे दोबारा पास कर देती है, तब तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही पड़ती है। यही तो इस नई राय का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। संविधान का अनुच्छेद 200 यही कहता है जो आप कह रहे हैं। ये राज्यों के लिए एक सुरक्षा कवच है। लेकिन इस नई राय ने एक और रास्ता खोल दिया है। अब राष्ट्रपति दोबारा पास हुए बिल को भी मंजूरी देने के बजाय राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। यानी चुनी हुई सरकार की इच्छा को फिर से दरकिनार किया जा सकता है। विश्लेषक इसे संवैधानिक प्रतिगमन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेट्रोग्रेशन कह रहे हैं। मतलब संविधान में जो प्रगति हुई थी उससे पीछे जाना। ये केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के संतुलन को केंद्र की तरफ बहुत ज्यादा झुका सकता है। तो ये पूरा मामला भारत के भीतर शक्ति के संतुलन को लेकर है। लेकिन शक्ति संतुलन का यही खेल तो भारत को अपनी सीमाओं के बाहर भी खेलना पड़ता है, खासकर जब पड़ोस इतना अस्थिर हो। और ये हमें हमारे आखिरी विषय पर लाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा। यह यात्रा पश्चिम एशिया में भारत के रणनीतिक संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल सही कनेक्शन है। भारत के अंदर जैसे केंद्र राज्य का संतुलन जरूरी है, वैसे ही बाहर दुनिया में दोस्तों और दुश्मनों के बीच संतुलन साधना जरूरी है। और इस मामले में ओमान भारत का एक बहुत पुराना और भरोसेमंद साथी है। ये यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि ये भारत और ओमान के राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने पर हो रही है।
और वो भी ऐसे समय में जब गाजा में संघर्ष विराम के बाद पूरे पश्चिम एशिया में एक अनिश्चितता का माहौल है। ओमान भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? खाड़ी में तो और भी कई बड़े और शक्तिशाली देश हैं। ओमान की अहमियत उसकी लोकेशन और उसकी विदेश नीति की वजह से है। वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के मुहाने पर है, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा समुद्री व्यापार गुजरता है। सबसे बड़ी बात, ओमान भारत की पश्चिम एशिया नीति का एक मुख्य स्तंभ है। ये खाड़ी का पहला और एकमात्र देश है जिसके साथ भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, मिलकर सैन्य अभ्यास करती हैं। मैंने दुग्न बंदरगाह के बारे में भी सुना है। कहा जाता है कि वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक एसेट है। वो कैसे? दुख्म बंदरगाह 2018 का समझौता एक गेम चेंजर था। इससे भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक बेस मिल गया है। इससे न सिर्फ हमारे जहाज़ों को मरम्मत और रसद की सुविधा मिलती है, बल्कि ये चीन की इस इलाके में बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक चौकी है। ये तो हुई सामरिक बात। आर्थिक मोर्चे पर इस यात्रा से क्या उम्मीदें हैं? क्या कोई बड़ी डील होने वाली है? हाँ, पूरी उम्मीद है। दोनों देशों के बीच व्यापार पहले ही $10.6 बिलियन तक पहुंच चुका है। इस यात्रा में सबसे बड़ी उम्मीद भारत ओमान सीपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट पर दस्तखत होने की है। सीपा, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब होता है? आसान भाषा में कहें तो सीपा दो देशों के बीच एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों की कंपनियों के लिए एक दूसरे के यहाँ सामान बेचना और निवेश करना बहुत आसान हो जाता है। ज़्यादातर चीज़ों पर टैक्स या तो ख़त्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है और नियम कानून सरल हो जाते हैं। इससे व्यापार बढ़ता है और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। इसके अलावा फिनटेक और डिजिटल पेमेंट्स में भी सहयोग बढ़ रहा है। ओमान में भारत का रुपे कार्ड पहले ही लॉन्च हो चुका है, जो भारत की डिजिटल पहुंच को दिखाता है। भविष्य की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन, स्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ तक कि भारत के तेजस लड़ाकू विमान और दूसरे रक्षा उपकरणों की सप्लाई पर भी बात आगे बढ़ सकती है। तो ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं है, बल्कि एक बदलती दुनिया में अपनी सबसे पुरानी दोस्ती को और मजबूत करने की एक सोची समझी रणनीति है। तो आज हमने 4 अलग-अलग दुनियाओं की सैर की। सिडनी में पनपता चरमपंथ, केरल की जटिल चुनावी बिसात, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक व्याख्या और मस्कट में भारत की कूटनीति। जब हम इन सभी को एक साथ रखते हैं तो आखिर में बड़ी तस्वीर क्या बनती है? बड़ी तस्वीर ये है कि ये चारों कहानियां, चाहे वो कितनी भी अलग क्यों न लगें, एक ही मूल सवाल से जुड़ी हैं: शासन, सामाजिक दरारें और शक्ति का संतुलन। सिडनी की घटना बताती है कि बाहरी दुनिया का तनाव अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। केरल के चुनाव दिखाते हैं कि भारत के अंदर सामाजिक समीकरण कितने तरल और अप्रत्याशित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की राय उस नाजुक संतुलन की याद दिलाती है जिस पर हमारा संघीय ढांचा टिका है। और ओमान यात्रा दिखाती है कि एक अस्थिर दुनिया में भारत को अपनी जगह बनाए रखने के लिए कितनी सावधानी से संतुलन साधना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे सिडनी में एक अकेला हमलावर हो, केरल का एक वोटर हो, दिल्ली में बैठा एक जज हो या मस्कट में एक राजनयिक, हर कोई एक ही सवाल से जूझ रहा है: शक्ति किसके हाथ में है और क्या उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है? यही वो धागा है जो इन सभी कहानियों को जोड़ता है। बिल्कुल। और ये चर्चा आज हमारे श्रोताओं के लिए एक जरूरी सवाल छोड़कर जाती है। जब दुनिया में और देश के भीतर भी ध्रुवीकरण इतना बढ़ रहा है, समाज अलग अलग खेमों में बंट रहा है, तो क्या हमारी मौजूदा संवैधानिक संस्थाएं और कूटनीतिक साझेदारियां स्थिरता बनाए रखने के लिए काफ़ी हैं? या फिर हमें शासन करने, समाज को जोड़ने और दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए कुछ नए और साहसिक तरीकों के बारे में सोचना होगा?